प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, भारत का मूल उद्देश्य सहयोगियों का सम्मान करना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 30,765 मिले कोरोना संक्रमण के नए मरीज। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 32,649। पूरी तरह स्वस्थ होकर घर पहुंच चुके हैं 46,803 मरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा नीति में अमूलचूल बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने की सराहना। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ईद उल अजहा मनाने के लिए सरकार की गाइडलाइन मानने के दिए सुझाव। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की खुले में कुर्बानी न देने की अपील। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास में सहयोग को लेकर भारत का मूल सिद्धांत है सहयोगियों का सम्मान करना। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर हमारा सहयोग पूर्व शर्तों के बंधन से मुक्त होता है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सम्मान, विविधता, भविष्य को ध्यान में रखकर और सतत विकास के मद्देनजर विकास की साझेदारियां कर रहा है। For India, the most fundamental principle in development cooperation is respecting our partners. The sharing of development lessons is our only motivation. That is why our development cooperation does not come with any conditions. मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से जारी जंग में भारत की सराहना की और कहा कि पीएम मोदी का मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट इमारत में शामिल होना दोनों देशों की एकजुटता को दर्शाता है। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। At the outset, I wish to heartily thank Prime Minister Shri Modi ji for demonstrating once again that Mauritius is very close to his heart by accepting to spare some of his precious time to be live with us for the inauguration of the Mauritius new Supreme Court, despite the crisis and urgencies related to the COVID-19 pandemic. I seize this opportunity to convey our solidarity to you and to the government and people of India. प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जनपदों में इसके लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि 25 लाख से कम जनसंख्या वाले जनपदों को 3 करोड़ रुपए तथा 25 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों को 5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएं। अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन के मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए तकनीक का उपयोग किए जाने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल टेस्टिंग में और वृद्धि करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 1 लाख से अधिक टेस्ट निरंतर किए जाएं। RT-PCR से 40,000 टेस्ट तथा रैपिड एंटीजन टेस्ट विधि से 65,000 टेस्ट प्रतिदिन किए जाएं। उन्होंने जनपद लखनऊ में आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक टीम के गठन के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 108 एम्बुलेंस सेवा की 50% एम्बुलेंस कोविड मरीजों के लिए तथा शेष 50% नॉन कोविड मरीजों के लिए उपयोग की जाए। उन्होंने BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के बाल रोग चिकित्सा संस्थान को 15 अगस्त 2020 तक प्रत्येक दशा में तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। सभी प्रभावित व्यक्तियों को सभी जरूरी सुविधाएं दिए जाने के लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कल ही आदेश किया था कि हर जनपद में DM, CDO और CMO के लेवल पर एक फंड उपलब्ध कराया जाए। तो 25 लाख से कम आने वाले जनपदों में 3 करोड़ रुपया और 25 लाख से अधिक आबादी जनपदों में 5 करोड़ रुपया आज ही वित्त विभाग को आदेश दिया है कि वो जारी कर दिया जाए। कोशिश ये है कि ये धनराशि जिले स्तर पर मिल जाए, जिससे कि जिले स्तर पर जो भी अधिकारी जो गैप पाते हैं अपने ज़िले में, उसकी पूर्ति हर हालत में कर ली जाए और बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा दी जा सके। मुख्यमंत्री जी ने
कोविड-19 में संक्रमित व्यक्तियों के लिए चिकित्सालयों की बेड के लिए L2 और L3 बेड्स को और बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है। जैसे लखनऊ में जो है उन्होंने बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है, कानपुर में बढ़ाने के लिए निर्देश दिया है, बाकी जितने कवाल टाउन्स हैं उनमें भी जो है इनको और बेहतर करने का निर्देश दिया है। कोविड चिकित्सालयों में ऑक्सीजन सहित बुनियादी सुविधाएं रहें, ये भी आदेश दिया है। होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग हो, ये आदेश दिया है। मेडिकल टेस्टिंग में और वृद्धि हो और RT-PCR 40,000 टेस्ट हो, रैपिड एंटीजन टेस्ट करीब 65,000 हो, ये आदेश दिए गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,765 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 32,649 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 40,803 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों में 1,587 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 3,765 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 32,649 है और जो लोग संक्रमण के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 46,803 है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 1,587 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 32,652 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 2,938 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर सैंपल की जांच करवाई जा रही है। जो एक्टिव केसेस हैं उनमें से 7,198 अब होम आइसोलेशन में हैं, 1,112 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवा रहे हैं, 172 लोग जो L1+ की सेमी पेड फैसिलिटी है उसमें करवा रहे हैं और बाकी लोग जो L1, L2, L3 की राजकीय व्यवस्था की गई है उसमें अपना इलाज करवा रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी गई। इस बहुप्रतीक्षित शिक्षा नीति से न केवल देश में स्कूली और उच्च शिक्षा में आमूलचूल सुधार का रास्ता साफ हुआ है, बल्कि नए भारत की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का संकल्प व्यक्त किया गया है। इस ऐतिहासिक बदलाव में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नई नीति का उद्देश्य प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में अहम बदलाव किए गए हैं। स्कूली शिक्षा अब 10+2 की बजाय 5+3+3+4 के तहत होगी और उच्च शिक्षा में 4 साल के पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। वहीं स्कूली शिक्षा में मातृभाषा के जोर के साथ ही मूल्यांकन की प्रणाली भी बदली जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत निजी और सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए साझा नियम होंगे। अभी अलग अलग संस्थानों के लिए अलग अलग नियम हैं और अब डीम्ड यूनिवर्सिटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य नियम होंगे। विधि और चिकित्सा कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थान एक ही नियामक द्वारा संचालित होंगे। फीस फिक्स करने की व्यवस्था भी की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल होगा। उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी ध्यान दिया गया है, तो तकनीक के प्रयोग को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। गौरतलब है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता वाली समिति ने पिछले वर्ष मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा था। नई शिक्षा नीति के मसौदे को विभिन्न पक्षकारों की राय के लिए सार्वजनिक किया गया था। 22 भाषाओं में ड्राफ्ट रिपोर्ट का अनुवाद किया गया और संसद की समिति में विस्तार से विचार हुआ। न केवल सरकार, राज्य सरकार, शिक्षाविद से लेकर लोगों से भी उनकी राय ली गई कि आप नई शिक्षा नीति में क्या चाहते हैं। मंत्रालय को इस पर 2 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि ये नीति देश और दुनिया की नई चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षाविद, छात्र छात्राओं और प्रशासनिक अधिकारियों में प्रसन्नता है। प्राथमिक स्तर पर ही मातृभाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है और बुनियादी शिक्षा और विदेशी भाषाओं पर भी ध्यान रखा गया है। साथ ही नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और स्थानीय स्तर को भी ध्यान में रखा गया है। भारत सरकार द्वारा
लागू की गई नई शिक्षा नीति देश और दुनिया के वर्तमान समय की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। पहली बार देश में एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जिसको लेकर शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे सभी वर्गों, सभी विद्वानों, छात्र छात्राओं, शिक्षकों, शिक्षाविदों और शैक्षिक प्रशासन के अधिकारियों के बीच प्रसन्नता है और सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा नीति लागू की गई है। इस शिक्षा नीति में जिस तरह से प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है, बुनियादी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और सेकेंडरी स्तर पर विदेशी भाषाओं के ज्ञान देने से लेकर के उच्च शिक्षा के स्तर पर विधि और चिकित्सा को छोड़कर उच्च शिक्षा के सभी आयामों में एक समेकित व्यवस्था बनाने की जो बात कही गई है वो प्रशंसा योग्य है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्थानीय परिवेश तथा बच्चों की भाषा और उनकी समझ के अनुसार शिक्षा पद्धति विकसित करने की जो बात कही गई है वो हमेशा से इसकी मांग की जाती रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 1 अगस्त से होने वाले नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आर्थिक और अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर और ज्यादा विस्तार दिया गया है। दिशा निर्देशों के मुताबिक रात में जारी कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह मास्क पहनने जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा अलग से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। योग संस्थान व जिम को 5 अगस्त से शुरू करने की अनुमति है। SOP का प्लान करना जरूरी होगा। वंदे भारत मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा जारी रहेगी। मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल जैसे जगहों के अलावा बड़ी भागीदारी वाले सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक समारोह को अनुमति देने के बारे में अलग से फैसला लिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। एक से दूसरे राज्य में जाने या राज्य के भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। बुजुर्गों और बच्चों को फिर से घर में रहने की सलाह दी गई है। आरोग्य सेतु ऐप को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और त्योहारों के मद्देनजर पुलिस की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया गया है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे जिनका अनुपालन किया गया है। कई उच्च अधिकारियों को जिले की समीक्षा के लिए भेजा गया है। कई बड़े अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 5 अगस्त 2020 को प्रस्तावित वीवीआईपी ड्यूटी जो कि अयोध्या में होनी है के संबंध में विस्तृत निर्देश सभी को जारी किए गए हैं तथा उसमें क्या क्या कार्रवाइयाँ होनी हैं इस संबंध में भी सभी को अवगत कराया गया है। उसी तरीके से ईद उल अजहा जो कि 1/8/2020 को मनाया जाएगा, इस संबंध में भी विस्तृत निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। साथ ही साथ रक्षाबंधन का त्यौहार जो कि 3 अगस्त को मनाया जाएगा, इस संबंध में भी की जाने वाली कार्रवाई और पुलिस प्रबंधन के बारे में विस्तृत निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं। जौनपुर में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बकरीद के मौके पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का स्वागत किया है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने लोगों से अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बकरा ईद का त्यौहार मनाएं, खुले में कुर्बानी कतई न दें। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को देश से खत्म करना है तो केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा, तभी देश कोरोना जैसी घातक बीमारी से मुक्त हो पाएगा। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न दें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि इबादत गाह में गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए जाएं, साथ ही बकरीद की नमाज अपने घरों में ही अदा करें। पहली को बकरीद है, लिहाजा तमाम मुसलमानों से गुजारिश ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाए रहें, कुर्बानी करें अकेले और कोशिश करें कि नमाज में अकेले ही पढ़ें। और अगर 4-5 आदमी जा रहे हैं या अलग अलग जा रहे हैं तो उन तमाम चीज़ों की गाइडलाइन की पालन करें कि जो गवर्नमेंट ने
हमारे हवाले की है। ख़बरदार, कानून को अपने हाथ में लेने का मतलब ये होता है कि आप बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। बीमारी अच्छी चीज़ नहीं है, बीमारी से बचना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लिहाजा हर काम जो भी आप कर सकते हैं, इन दो चीज़ों का लिहाज रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए और मुंह पे मास्क लगाए रखिए। ईद कीजिए, त्यौहार कीजिए, बकरीद कीजिए, मुहर्रम कीजिए, सब आप काम कर सकते हैं इन दो बातों का लिहाज रखते हुए। सुन्नी मरकज़ का केंद्र बरेली की दरगाह आला हजरत की मुस्लिम समुदाय से अपील की गई है कि घरों में रहकर ईद मनाएं, नमाज घरों में अदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। दरगाह के प्रवक्ता नासिर कुरैशी ने बताया कि मुस्लिम समाज के लिए दरगाह की ओर से संदेश दिया गया है, ईद उल अजहा पर कुर्बानी की रस्म घरों में अदा करें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और लोगों की भावना का भी ध्यान रखें। 1 अगस्त को हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा। लॉकडाउन जारी है, उत्तर प्रदेश में वीकली चल रहा है। इसको लेकर दरगाह आला हज़रत से एक अपील की गई है कि मुसलमान ईद उल अजहा की नमाज जिस तरह से ईद उल फित्र में घरों में अदा की थी, उसी तरह से ठीक ईद उल अजहा में भी अपने घरों में नमाज अदा करें। जितनी शासन और प्रशासन ने जितने लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है, वो लोग मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर लें। साथ ही ये ईद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत यानी कि कुर्बानी, जानवरों की कुर्बानी के नाम से याद की जाती है। इस ईद में जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, तो इस पर भी दरगाह आला हज़रत से मुसलमानों के नाम अपील जारी की है कि वो लोग जानवरों की कुर्बानी खुशदिली के साथ करें, लेकिन इस बात का खुसूसन ख्याल रखें कि कुर्बानी हरगिज़ खुले में ना दें। मिर्जापुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कहा कि 5 अगस्त को घर में दिवाली मनाएंगे। प्रदेश में कानून व्यवस्था का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि वसूली और गुंडागर्दी प्रदेश में बंद है। मिर्जापुर के विंध्याचल स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने कहा कि समाज हित के लिए काम हो रहा है। पत्रकारों के राम मंदिर पर पूछे गए सवालों का जवाब देते उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश की इच्छा थी कि अयोध्या धरती पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे। देश के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री 5 अगस्त को एक ईंट रखेंगे मंदिर के निर्माण में, और ये देशवासियों का सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कल्पना था 370-35 से नागरिकता संशोधन कानून बिल, 3 तलाक, ये सभी मार्ग प्रशस्त हुए। आज मुस्लिम माताएं बहनें भी अपने को न्याय उनको प्राप्त हुआ और सम्मान भी प्राप्त हुआ। इसलिए जो निर्णय हो रहा है ये देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है, गरीब के हित में है, गांव के हित में है और देश के समाज के लोगों के हित में। श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलीला स्थल पर भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तिथि 5 अगस्त जो करीब आ रही है, अयोध्या को सजाने और संवारने के काम में तेजी आ रही है। श्री राम जन्मभूमि परिसर सहित 25 से अधिक स्थानों को सजाने और संवारने की जिम्मेदारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को सौंपा गया है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर रंगोली और दीप मालिकाओं के माध्यम से दीपोत्सव का दृश्य सज्जित करने का जिम्मा दिया गया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि रंगोली की रचना और दीप मालिकाओं को इस तरह से सजाया जाएगा जिससे त्रेताकालीन दृश्य परिलक्षित हो और हर रचना अपने आप में धार्मिक संदेश का अनूठा प्रभाव डाल सके। राम जन्मभूमि परिसर और राम की पैड़ी के साथ ही 25 से अधिक स्थानों पर रंगोली और दीप मालिकाओं की रचना का कार्य विश्वविद्यालय कर रहा है, जिसमें कला के पारंगत 200 से अधिक वॉलंटियर लगाए गए हैं। इस कार्य में कोरोना संक्रमण काल को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी का भी विशेष पालन किया जा रहा है। देखिए, ये एक बहुत विशिष्ट प्रयास है और इसमें जिम्मेदारियां सभी लोगों को वितरित की गई हैं। विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी 2 चीज़ों को लेकर आई है। एक तो कि विभिन्न स्थानों पर रंगोलियों का निर्माण करना और ख़ासतौर से उस मार्ग पर और उस स्थान पर करना जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होना है। और दूसरा, विभिन्न स्थानों पर अभी तक लगभग 25 स्थान प्रारंभ में चयनित हुए थे, अब कुछ स्थान और भी बढ़े हैं, विशेष रूप से राम की पैड़ी भी बढ़ी है। इन स्थान पर हमको दीपोत्सव आयोजित करना है
और स्वास्थ्य संबंधी सारी गाइडलाइंस को देखते हुए इसका आयोजन किया जाना है। बदायूं जिले के पुलिस परेड ग्राउंड में आज पासिंग आउट परेड 17वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 200 रिक्रूट आरक्षियों की कुल 8 टुकड़ियों द्वारा भाग लिया गया। जनपद के रिक्रूट आरक्षियों के 17वें दीक्षांत परेड समारोह 2020 में मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक बर्ली जोन अविनाश चंद्र और जिलाधिकारी कुमार प्रशांत और एसएसपी अशोक कुमार त्रिपाठी द्वारा परेड की सलामी ली गई। दीक्षांत समारोह में एडीजी द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आयोजित रिक्रूट आरक्षी व प्रशिक्षकों को पुरस्कृत किया गया। बाद में मुख्य अतिथि ने रिक्रूट से सिपाही बने सभी जवानों को शपथ दिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। रिक्रूट से सिपाही बनने पर जवानों ने खुशी इजहार करते हुए बैंड बाजे पर जमकर डांस भी किया और परिवार के साथ खुशियों के पल को साझा किया। ये 200 पीएससी के रिक्रूट कांस्टेबल्स इनकी पासिंग आउट परेड थी। इनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ और ये डिफरेंट बटालियंस में इनका आवंटन हुआ है। वहाँ पर जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर में अपना सहयोग देंगे। पुलिस की गोपनीयता है, वो किसी भी दशा में भंग ना हो। ऐसे कर्मियों के हम लोग कंटिन्यूस आइडेंटिफिकेशन करते रहते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेते रहते हैं और साथ ही साथ जब भी दबिश में जाएं अलर्ट होकर के जाएं, मेंटल प्रिपेयर्डनेस के साथ जाएं कि अगर कोई फायर करता है तो उसका रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। 2020 में पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती किए गए 16,000 पीएससी के जवानों की आज पासिंग आउट परेड पूरे प्रदेश में आयोजित की गई। लखनऊ के 35वीं बटालियन पीएससी ग्राउंड पर आयोजित परेड की सलामी अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी विनोद कुमार सिंह ने ली। पासिंग आउट के जवानों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन परेड के दौरान किया। इस अवसर पर श्री विनोद कुमार सिंह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों के पीएससी से जुड़ने के बाद पीएससी को और बल मिलेगा। उन्होंने 35वीं बटालियन पीएससी की भी खूब सराहना की। आज की तारीख ऐतिहासिक तारीख है। पीएससी में 16,150 कांस्टेबल्स जो नव भर्ती हुए, आज प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात 66 इकाइयों में 26 पीएससी की इकाइयां आरटीसी, 39 डिस्ट्रिक्ट की आरटीसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर्स और 1 पीटीसी जालौन। 66 जगह पे आज 16,150 लोगों की पासिंग आउट आज हुई है, जो पीएससी परिवार में औपचारिक रूप से आज सम्मिलित हुए हैं। जालौन में यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण बोहतपुरा में शुरू किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा करना है, ताकि लोग शहर में रोजगार के लिए न भटके और उन्हें यही रोजगार उपलब्ध हो सके। इस प्रशिक्षण में कदौरा ब्लॉक से 35 महिलाओं को चयनित किया गया है। इन महिलाओं को मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मशरूम की खेती व महंगी बिकने वाली विदेशी सब्जियों के बारे में जानकारी दी गई। जिला प्रशिक्षण अधिकारी रत्नेश सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण से महिलाएं खुद को रोजगार से जोड़ लेंगी और अपने गाँव में जाकर और भी बहनों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगी। इससे गांव में होने वाले पलायन को भी रोका जा सकता है। पशु सखी अनीता सिंह ने कहा कि पशुओं के नस्ल को सुधारने और जैविक खेती के बारे में सीखा है। अब इस जानकारी को अपने पूरे गांव में साझा करेंगे। यहाँ पर प्रशिक्षक के आजीविका मिशन पर ट्रेनिंग लेने आई हूँ। यहाँ हमें बताया गया है कि पोषण वाटिका का क्या महत्व है। तो हम ग्राम संगठन की मीटिंग में जो बहनें आती हैं वहाँ जाकर बताएंगे उनसे कि दीदी जो आप बाहर सब्जी खरीदती हैं बाजार से, उसमें रासायनिक खाद से बनाई जाती है तो वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान करती है। और अगर हम पोषण वाटिका घर में बनाएं तो उससे हमें ताज़ी सब्जी और जैविक खाद की ही बनी मिलेगी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है और हम बीमार भी कम पड़ेंगे। हमारे यहाँ पर आज ये 5 दिवसीय आजीविका सखी दीदियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है और इसमें इनको स्वरोजगार से जोड़ने की हेतु विभिन्न प्रकार के जो क्रिया
प्रोबेशन अधिकारी डॉक्टर अमरिंदर पोतसैन ने बताया कि रक्षाबंधन के दिन ये राखी जिला जेल भेजी जाएंगी, जहां निरुद्ध कैदियों को बांधी जाएंगी। हमारे बालिका में आवासित जो निराश्रित बच्चियां हैं, उन्हें आज तक पारिवारिक माहौल नहीं मिला, और जब जब कोई त्यौहार आता है तो त्यौहार के प्रति उनके मन में जो उल्लास है, और खास करके रक्षाबंधन तो ऐसे भाई बहन का त्यौहार है जहां हर बहन का सपना होता है कि हमारे भाई के कलाई पर रक्षाबंधन के पावन अवसर पर रक्षा सूत्र जरूर बंधे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारी बालगृह बालिका सोनभद्र की बालिकाएं, जो बालगृह बालक में निराश्रित बच्चे रह रहे हैं, उनको ध्यान में रख करके, और स्पेशली उनका एक कहना था कि जो जिला कारागार में कैदी हैं वो अपने परिवार से अलग हैं, उनके कलाई पर इस पावन अवसर पर हमारी राखी जाए, और इसी उद्देश्य से वो 1000 राखी का निर्माण की है। मैं प्रयास करूंगा कि उस दिन, उस रक्षा बंधन के दिन, उस राखी को उन तक जरूर पहुंचा करके उनको बनवाएं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, भारत का मूल उद्देश्य सहयोगियों का सम्मान करना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3765 मिले कोरोना संक्रमण के नए मरीज। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 32,649। पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जा चुके 46,803 मरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शिक्षा नीति में आमूलचूल बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने की सराहना। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ईद उल अजहा मनाने के लिए सरकार की गाइडलाइन मानने के दिए सुझाव। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए की खुले में कुर्बानी न देने की अपील। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता, वहाँ गाड़ी भेज दो। क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए।